अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. And today our topic is molecular pulsability and electric हमारा टॉपिक आज जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिबिलिटी। हमेशा जब भी हमारे पास इस तरह सिचुएशन आती है कि दो पैरामीटर्स को लिया गया हो तो उनके दरमियान हम एक रिलेशन कायम करते हैं। जब दो टर्म्स हों, कभी कभी फिजिक्स में इस तरह होता है कि साफ कहा होता है कि ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ वाजे होती है, लेकिन जब हमारे पास एक टर्म दी गई हो और वो टर्म जो है दूसरी टर्म भी उसके साथ लिखी गई हो तो हमेशा उन दोनों के दरमियान रिलेशन फिर कायम करना हो। जिस तरह अगर आपने देखा हो कि कहीं पे लिखा होता है मोमेंटम इन न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ना फोर्स के बारे में है। तो जब इस तरह का टॉपिक आता है कि मोमेंटम में न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपने रिलेशन कायम करनी है फोर्स के दरमियान और मोमेंटम के दरमियान। टॉपिक और कुछ नहीं होता, सिर्फ दो चीजों के नाम लिखे होते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है एंड इलेक्ट्रिसिबिलिटी है, तो ये दो टर्म्स हैं। तो इन दो टर्म्स के दरमियान हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन कायम करनी है। अच्छा जी, सबको तो स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन अगर आज इसको ज़रा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी जो है एक मटेरियल का रिस्पांस है कि वो कितना पोलराइज हो सकता है और इसको काई से जाहिर किया जाता है। याद रखें, जब भी पोलराइजेशन की बात होगी, इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी की बात होगी, तो वो एक्सटर्नल फील्ड से रिलेटेड होगी। पहले जब हमारे पास मटेरियल आम हालत में होता है तो आम हालत में उसमें अगर वो डाइलेक्ट्रिक भी है तो उसमें पोलराइजेशन नहीं होती और एटम जो होते हैं, जो उसका स्फीरिकल कॉन्सेप्ट है, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है कि वो स्फीरिकल होते हैं। लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें पोल्स कितनी आसानी से क्रिएट हो रहे। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले ये स्फेरिकल थे और फिर इस तरह हो गए। लेकिन ये एटॉमिक डायमेंशन पे इसकी इस तरह, तो इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव। सारे जो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे विद इन द डाइलेक्ट्रिक, वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइजेशन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर हम एक बात को रुझान रखें कि दो मटेरियल हैं, एक ये ऊपर वाला है और ये एक नीचे वाला है, तो दोनों पे हमने एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इस पे भी 5 न्यूटन पर कूलम थी और ये दूसरे पे भी 5 न्यूटन पर कूलम है। तो अगर इसमें पोल ज्यादा पैदा हुआ तो इसकी इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, और अगर ऊपर वाले में ज्यादा आसानी से पैदा हुआ तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी एक कांस्टेंट है और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ तो पोलराइजेशन बढ़ेगी मटेरियल में, थोड़ी होगी तो पोलराइजेशन थोड़े पोल्स बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो ये तो जनरली कंसेप्ट है और आप लोग इसके बारे में पहले से अच्छी तरह वाजे हुए होंगे कि इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड
polarization inside the material, polarization density increases. So removing the proportionality, we need to have two things. One is the equality, another is some constant. So P is equal to constant E. This is constant I have written in short form. दूसरी बात ये याद रखें कि आप फ्री स्पेस को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो. फ्री स्पेस हमेशा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इंटरेक्ट जब किसी चीज़ के साथ करती है तो पहले उसमें फ्री स्पेस भी उसमें डिस्पर्जन क्रिएट करती है, उसकी स्ट्रेंथ को कम करती है, और फिर ये जो मटेरियल है ये भी उसको एब्जॉर्ब करता है या उसको रोकता है. जिस तरह ऐसे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गई तो लेट्स सपोज वो पॉजिटिव प्लेट से है और इधर लगी तो नेगेटिव के ऊपर ये टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगी. तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ये इसके साथ इंटरेक्शन है. और जी मिट्टी तो यहाँ पे ये जो काई कांस्टेंट आया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी है, और ये हर मटेरियल की डिफरेंट होती है. कुछ मटेरियल की कम होती है और कुछ मटेरियल की ज़्यादा होती है. अगर इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं काई ई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई. गौर से देखें, ये इसकी अपनी इक्वेशन है और इसको गौर से देखें. अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी उस मटेरियल की ज़्यादा होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसकी इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी कम होगी. ये क्या बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो सेसिबिलिटी कम होगी. इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रिस्पांस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. ठीक है, दूसरी तरफ से आपको डिफाइन करके देता हूं कि इसको चलो कांस्टेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं. कांस्टेंट की तरफ के डिफाइन किस तरह के ये कांस्टेंट वैल्यू है. इस तरीके से अगर आपको लिए ज़्यादा डिफाइन करूँ अच्छा है, अगर दो मटेरियल के लिहाज से डिफाइन करूँ तो ज़्यादा है. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगी. तो अगर ये पहले 2 थी और फिर इसके बाद इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो हमारे पास 6 बनी. ठीक है, तो दोनों से जो रेशो आया वो 3 आया. इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी की वैल्यू ये आई. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी मटेरियल के लिए बढ़ा दें, फर्ज करें ये 4 कर दें, तो उसके साथ पोलराइजेशन भी उतनी बढ़ जाएगी और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी को उतनी वैल्यू आएगी. तो इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी कांस्टेंट है जो एक मटेरियल के लिए एक ख़ास वैल्यू होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दो तो आपके साथ पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगी और वैल्यू इसकी इतनी ही रहेगी. तो हर मटेरियल की इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी होती है और ये उसका रिस्पांस शो करती है कि वो एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना बिहेव कर रही है और कैसे बिहेव कर रही है. और ये कांस्टेंट होती है हर मटेरियल की. एल्यूमिनियम की कुछ और होगी. एल्यूमिनियम तो मेटल है. हम अगर उसकी बात करें जिस तरह डाइलेक्ट्रिक में किसी की बात करें, जिस तरह वो है केरोसिन ऑयल है या पेपर है, इस तरह के मटेरियल हो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कैपेबिलिटी हो, तो उनके लिए हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होती है. याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो हर इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता. हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है लेकिन हर इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता. इसकी समझ आती है ना इस बात की कि हर डाइलेक्ट्रिक जो जी होता सर। है, हर डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है लेकिन हर इंसुलेटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता. सर प्लीज जरा हाँ, इसको एक्सप्लेन करें सर. अच्छा एक्सप्लेन करें सर जरा. अच्छा. देखो
ڈائلیکٹرک جو ہے نا انسولیٹر کی ایک سب کیٹیگری ہے. انسولیٹر وہ ہوتے ہیں جن سے بجلی پاس نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے, وہ انسولیٹر ہیں. پھر انسولیٹر میں ایک قسم ہے, اگر ہم ان کو بیٹری کی ٹرمینل کے ساتھ ٹچ کر دیں, بیٹری کی ٹرمینل کیا کرتی ہے, صرف اس پہ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتی ہے. اگر وہ میٹل ہے, کسی کنڈکٹر ہے, اس پہ الیکٹران اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ صرف پش ہو جاتے یا آ جاتے. بیٹری کبھی بھی میٹلز کو, سیمی کنڈکٹر کو, انسولیٹر کو الیکٹران فراہم نہیں کرتی, ٹھیک ہے. فری الیکٹران اس کے اندر ہوتے ہیں. بیٹری جو ہوتی ہے پازیٹیو نیگیٹو ٹرمینل انسائڈ دا مٹیریل ایک الیکٹرک فیلڈ ڈیولپ کرتی ہیں. تو اسی طرح ہی جب ہم ایک انسولیٹر پہ الیکٹرک فیلڈ لگا دیں تو وہ الیکٹرک فیلڈ ان ایٹموں پہ اثر انداز ہو جاتی ہے, اور اگر ان ایٹموں میں نیوکلیس اور الیکٹران کے درمیان اٹریکشن بہت زیادہ ہے اور وہ بہت قریب ہیں, تو وہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ان میں اوبلونگ سچویشن پیدا نہیں ہوتی, تو وہ پیور انسولیٹر ہیں. اگر وہ سفیریکل سے اوبلانگ شیپ میں نہیں جاتے اور اس پہ پولز کریٹ نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم نے ایک انسولیٹر ہے, اس میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی اور اپلائیڈ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے وہ پولز کریٹ ہو گئے, تو اس چیز کو ہم کہیں گے ڈائی الیکٹرک. تو انسولیٹر میں بعض انسولیٹر ہیں جو اپلائیڈ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ان پہ پول کریٹ ہو جاتے ہیں, اور بعض جو ہوتے ہیں ان پہ پولز کریٹ نہیں ہوتے. تو جن پہ پولز کریٹ نہیں ہوتے تو ان کو کہتے ہیں پرفیکٹ انسولیٹر, اور جن پہ پول کریٹ ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈائی الیکٹرکس. سمجھ آ گئی بات؟ بالکل کلیئر ہو گئی سر. ٹھیک ہے نا. تو ڈائلیکٹرک جو ہیں سارے ڈائلیکٹرک انسولیٹر ہیں, لیکن سارے انسولیٹر جو ہیں وہ ڈائلیکٹرک نہیں ہیں. بعض میں پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے, اور بعض میں پولرائزیشن کریٹ نہیں ہوتی. جن میں پولرائزیشن کریٹ ہوگی ان کو ہم ڈائلیکٹرکس کہیں گے, اور جن میں پولرائزیشن کریٹ نہیں ہوگی ان کو ہم پرفیکٹ انسولیٹر کہیں گے. اچھا, یہ ہمارے پاس یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر 1 آ گئی ہے, اور اس کو ٹھیک ہے یاد رکھیں. اس کے بعد اب ہم جائیں گے پولرائزیبلٹی کی طرف, ٹھیک ہے, اور پھر یہ الیکٹرک سسیبلٹی اور پولرائزیبلٹی کے درمیان ہم ریلیشن قائم کریں گے. ابھی نیکسٹ شیئرنگ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, دیکھو جب ایک اب ہم مالیکولر پولرائزیبلٹی اور الیکٹرک سسیبلٹی کے درمیان ریلیشن قائم کرتے ہیں. الیکٹرک سسیبلٹی جو ہے مٹیریل کا ریسپانس ہے وہ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کی طرف, لیکن یہ ایز اے ہول اس مٹیریل کا
رسپانس ہے. ٹوٹل مٹیریل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹل مٹیریل کتنا رسپانس کر رہا ہے. اب مالیکولر پروزیبلٹی جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول ایٹم یا مالیکول کی بات ہوتی ہے. اور انڈیویجول مالیکول جب ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے پولرائز ہو جاتا ہے تو اس کی شیپ کچھ اس طرح ہوتی ہے. تو یہ انڈیویجول مالیکول کتنا پولرائز ہوا ہے اس کی طرف آتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مٹیریل ہوتا ہے تو ایک ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ جب لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ پولرائز ہو، جس لیے ٹوٹل مٹیریل میں پولرائزیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پورے مٹیریل کی پولرائزیشن الیکٹرک فیلڈ پہ ڈیپینڈ کرے. الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی تو پورے مٹیریل میں پولرائزیشن زیادہ ہوگی. اب جب پورے مٹیریل میں پولرائزیشن ہو گئی ہے تو یہ پولرائزیشن صرف ایک ایٹم میں نہیں ہوتی، یہ سارے ایٹموں میں ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک ایٹم یا ایک مالیکیول کی بات کرتے ہیں. ایک مالیکیول جب اس شیپ سے اسفیریکل شیپ سے اس شیپ میں آ جاتا ہے اور اس شیپ میں آ جاتا ہے تو فرض کریں نیگیٹو ہے، وہ یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے، ادھر سے ہم نے الیکٹرک فیلڈ ہے، یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہے، یہ لگی ہوئی ہے تو اس میں پولرائزیشن ہے. اچھا غور سے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ڈائلیکٹرکس میں اور انسولیٹر میں جب بھی پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ ٹیمپریری ہوتی ہے اور سبجیکٹ ٹو دا الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے. جب تک الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو چارج اوبلاگ ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ الیکٹرک فیلڈ ایکسٹرنل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ پھر ریٹین کر لیتے ہیں. اچھا جب یہ ہو گئی تو ایک ہمارے پاس ادھر جب یہ مالیکول اوبلانگ ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی ایک الیکٹرک فیلڈ پیدا جاتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے ایکسٹرنل فیلڈ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اور اس الیکٹرک فیلڈ کو کہا جاتا ہے ای لوکل. ٹھیک ہے. ایک انڈیویجول مالیکول کی جو پولرائزیشن ہوتی ہے وہ اسمال پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور پول کتنا پولرائزیشن کتنی زیادہ ہے تو ڈائپول مومنٹ جو کریٹ ہوا ہے پی از اکول ٹو کیو ڈی، یہ کتنا بڑا ہے یہ فاصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور چارج پہ ڈیپینڈ کر چارج کتنا واضح ہے. جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا چارج اتنا ہی واضح ہوگا، اور فاصلہ زیادہ ہوگا چارج واضح ہوگا تو ڈائپول مومنٹ زیادہ ہوں گی. تو یہاں پہ جو انڈیویجول مالیکیول کی ڈائپول مومنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس لوکل الیکٹرک فیلڈ پہ. لوکل الیکٹرک فیلڈ بڑی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے جو الیکٹرک فیلڈ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہے تو ان کی الیکٹرک فیلڈ بہت واضح ہے. الیکٹرک فیلڈ واضح ہے تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو الیکٹران ایک سائڈ پہ ہو گئے، پازیٹیو چارج دوسری سائڈ پہ گئے تو یہ زیادہ واضح ہیں. تو یہاں پہ ڈائپول مومنٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں کے الیکٹرک فیلڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا چارج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. چارج زیادہ ہوگا تو ڈائپول مومنٹ زیادہ ہوں گی. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ جی سر بالکل آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ جتنا ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی اتنی ہی یہاں پہ ای لوکل زیادہ واضح، کیونکہ اس نے چارجز کو بہت زیادہ سپریٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم مالیکولر پولرائزیبلٹی بات کر رہے ہیں یا الیکٹرک اس کی ایٹامک پولرائزیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ڈائپول مومنٹ کریٹ ہو جاتے ہیں یا پولس پولرائزیشن کریٹ، وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ای لوکل کے. ای ایکسٹرنل جو ہے نا ہول مٹیریل کی بات کرتا ہے، اور ای لوکل جو ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول ایٹم یا مالیکیول کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے.
So it is directly proportional to dipole moment is directly proportional to the E local. And E local is for the single molecule. ठीक है, इधर हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट तो ज़रूर आएगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी है फ्री स्पेस को हम कभी भी अवॉइड नहीं करें। और दूसरे हमारे पास एक पैरामीटर आया अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो है ना वो पोलराइजेबिलिटी है। अल्फ़ा इज़ अ कांस्टेंट and it is the response of individual molecule or individual atom to be polarized. ये डिपेंड इसकी पोलराइजेशन जो है, और ये भी हर एटम की अपनी खासियत होती है कि वो अपने चार्ज को कितना आसानी से, कितनी इजीली वो सेपरेट करता है। तो ये उस पे डिपेंड करता है। एक बात गौर से सुने कि हम मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन के लिए उसकी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों ले रहे हैं, एक्सटर्नल को हम क्यों नहीं ले रहे। ठीक है ना। तो याद रखें ना कि ये उस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अगर इसका आपने असल रुख देखना हो कि उसमें कितनी पोलराइजेशन है, तो यहाँ पे हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर गई हो और ऑटोमेटिकली भी गई हो। ठीक है ना। इसकी अपनी डायपोल मोमेंट जो है वो अपनी इसने जितनी एब्जॉर्ब की, जितनी ले ली, तो उसकी अपनी उसने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ली, मतलब ये कि उसने वहां से इतनी ले ली है, तो ये इस पे ज्यादा डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम पूरे मटेरियल की पोलराइजेशन लेते हैं। तो पूरे मटेरियल की जब पोलराइजेशन लेंगे तो इंडिविजुअल की ले लेंगे, और इंडिविजुअल यहाँ पे सिंपल में हमारे पास जितने एटम है, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हैं, तो उसमें फर्ज करें 1 2 3 4 5 6, और इनमें पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है। तो हमारे पास टोटल पोलराइजेशन होगी, इन सब की जमा कर लो 1 2 3, तो ये टोटल पोलराइजेशन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ फर्ज करें 9 है तो 9 पी को इकट्ठा कर लो तो पूरी मटेरियल की पोलराइजेशन होगी। इससे पहले जो हमने ली ना वो इंडिविजुअल एटम की थी, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की थी। अब हमने इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी के साथ इसको कंपेयर करना है या इसके साथ हमें रिलेशन कायम करनी है, तो इसके लिए हमें पूरी मटेरियल की जो है वो पोलराइजेशन रिक्वायर्ड है। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की हमें टोटल मटेरियल की चाहिए, तो टोटल मटेरियल को हम अगर n एटम्स है या n मॉलिक्यूल, तो इसको ये इंडिविजुअल की जमा कर लो तो पूरे मटेरियल की हो जाएगी। अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हमें टोटल मटेरियल की चाहिए, क्योंकि हमने रिलेशन कायम करना है इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी के लिए, और इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी की जो इक्वेशन है वो टोटल पोलराइजेशन की बेस पे है। तो हम मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की इक्वेशन को भी टोटल पोलराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल से चले जाते हैं और पूरी मटेरियल की तरफ। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल का जो टर्म है मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी वो अवेलेबल होगा, तो हम फिर रिलेशन भी आसानी से कायम कर सकेंगे। तो वहाँ पे भी उसको हमने इक्वेशन 1 दिया था, उसको लेट सपोज ए कर लें, इसको 1 2 कर लें, पुटिंग इक्वेशन, या इसमें वो इसके हिसाब से 1 2 करें, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये स्मॉल पी है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात है, और ये टोटल मटेरियल की बात है, ये स्मॉल पी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो n हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, अल्फा हो गया, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी हो गई, ई लोकल हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम जो इसके ये मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी आ गई और ये टोटल पोलराइजेशन है। अब हमने ये पोलराइजेबिलिटी वाली इक्वेशंस को हमने उसके साथ उसमें इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी का कंसेप्ट लाना है। तो इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी का कंसेप्ट लाने के लिए हम यहाँ से पी, वहाँ से पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, वो पिछले टॉपिक से यहाँ पे करते हैं।
पुट करते हैं। तो वहाँ से पुट करने के लिए हमारे पास वहाँ पे जो इक्वेशन थी एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, ठीक है। तो उधर से हमने वैल्यू ले ली और हमने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गई, काई ई इज इक्वल टू एन अल्फा ई लोकल डिवाइड बाय ई एक्सटर्नल। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गई, और ये एक साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिबिलिटी है और दूसरी साइड पे हमारे पास मॉलिक्यूलर नीचे पोलराइजेबिलिटी। नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, ये इधर सिस्टम का कुछ है, लेकिन आप तो इधर पुटिंग कर ली ना, इस पुटिंग यहाँ तक तो समझ आ रही ना, ये यहाँ थोड़ा सा लाइन ऊपर कर दे सर, में आ जाएगा भाई। नहीं ऊपर होता ना यार, यहाँ पे वो नहीं है। ये सर समझ रहे हैं सर, वो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो हाँ जाएगा, वो कैंसर, बाकी रहे। बिल्कुल, ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन अब क्या करें जी, ये सही भी है सर। ठीक है, सही है। This is a relation between the electric susceptibility and molecular pulsability. अगर आप गौर से देखें तो जो मॉलिक्यूलर पल्सेबिलिटी है उसको n के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी की बात आती है। इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी टोटल मटेरियल की बात होती है, और मॉलिक्यूलर पल्सेबिलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात होती है। तो इसको जब हम n मॉलिक्यूल के साथ ले लें तो ये हमारे पास टोटल मटेरियल की वो पोलराइजेशन शो करता है। दोनों पोलराइजेशन की बात है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात है, मॉलिक्यूलर पल्सेबिलिटी जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की पे बात है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात है। और इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी जो है वो टोटल मटेरियल की बात है, वो एक्सटर्नल के साथ रिलेटेड है, दोनों एक्सटर्नल के साथ रिलेटेड है। लेकिन हम इसको उसके साथ मॉलिक्यूलर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सब पे लग रही होती है, और ये इसने कितनी ली और कितना रिस्पांस दिया, तो ये पोलराइजेबिलिटी उसको शो करता है। तो इसको हम लोकल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रूफ आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर इसमें प्रूफ में कोई मसला है तो बता सकते हो। ये एक रिलेशन थी इलेक्ट्रिक सेसिबिलिटी की और मॉलिक्यूलर पल्सेबिलिटी की, और मेरे ख्याल में आज आखिरी क्लास है। जी सर। सर ये हाँ टॉपिक बस करते हैं, आज के लिए काफी है। आज के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। तो पेपर आप लोगों का कब है? सर ये रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दें। अच्छा, पेपर कब है वैसे? पेपर है सर सर संडे को। नेक्स्ट संडे को? जी सर। अच्छा, इंशाल्लाह ऑनलाइन है। हाँ सर, आप सर ये रिकॉर्डिंग आपने बंद नहीं की, फिर ये